पत्नी के मरने के बाद कविता के बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ को भी दो बेटियां पैदा हो गई। सौतेली माँ ने कविता को नौकरानी बनाकर रख लिया और उसकी बेटियां सारा दिन कोई काम ना करती। काली रंगत की वजह से कविता का काही रिश्ता ना हो पा रहा था। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर कविता को दुल्हन बनाकर विदा कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने की लगी कि मनहूस की जान छूट गई। कविता दुल्हन बनी बेड पर डर से कांप रही थी कि अचानक दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वह सारी रात अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती थी। जब भी एक पल को उसकी आंख लगने लगी तो एक बार फिर से भयानक सपना उसकी नींद को आंखों से छीन लेता और हड़बड़ा कर उठकर बैठती और एक बार फिर अपनी मरी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो लेती। उसने घड़ी का समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सब कुछ ही देर से बाद सुबह होने वाली थी और फिर उसके पापा दूसरे शहर अपनी नई पत्नी लाने के लिए ले जाने वाले थे। ये सोच सोचकर वह पिछली कई रातों से सो नहीं पाई थी। आज एक बार फिर वह अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती रही। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा जो तस्वीर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ तुम क्यों छोड़कर चली गई। एक बार फिर ना सोचा कि मेरा क्या होगा। आप तो देखो ना पापा दूसरी शादी करने वाले हैं। नई माँ आएगी न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करे। पापा तो वैसे भी मुझसे कम ही बोलते हैं। वो तो दूसरी शादी से बड़े ही खुश हैं। आज नए कपड़े भी लाए हैं जो पहन कर कल वो दूसरी शादी करने के लिए निकल जाएंगे। मैंने पापा को कहा भी कि पापा दूसरी शादी न करो, सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करेगी, वो मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मगर पापा ने माने। मुझे बहुत डर लग रहा था। कविता यूं ही अपनी माँ से ही बातें कर रही थी मगर उसकी माँ तो आज से 3-4 महीने ही पहले मर चुकी थी। वो कोई ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी बल्कि एक जवान जहान औरत थी। दरअसल उनके गुर्दे खराब हो चुके थे। जब तक खराब खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। कविता का बाप भी कुछ खास परवाह नहीं करने वाला था। पैसे के मामले में तो वैसे ही बड़ा कंजूस था। कहने लगा कि जो होना था वो हो गया। तुम्हारी मौत ऐसे ही लिखी होगी। क्यों कुछ ही हफ्ते बाद कविता की माँ मर गई। उसके पापा की आंख से तो एक भी आंसू तक न गिरा था। वो यही कहता था कि भगवान की चीज थी भगवान के पास चली गई, अब रोने का क्या फायदा। कविता की माँ की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि कविता के बाप को दूसरी शादी करने का शौक चढ़ आया। वो अगले ही दिन से रिश्ते वाली बुआ को कहने लगा कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पत्नी आएगी तो घर के काम को संभाल लेंगी। कविता तो तड़प उठी थी। कहने लगी कि पापा मैं घर के सारे कामकाज कर लूँगी। वो 14 साल की लड़की थी। पूरा नहीं सही मगर थोड़ा बहुत तो घर को संभाल ही सकती थी। मगर कविता का बाप तो कविता को शुरू से ही कुछ खास ना समझता था। उसने कुछ ही महीने बाद एक लड़की ढूंढ ली और फिर शादी का दिन फिक्स हो गया। उस दिन कविता पापा के पैरों में गिरकर आखिरी बार मिन्नतें भी करने लगी कि पापा अगर नई माँ आ गई तो आप तो मुझे भूल ही जाओगे। फिर भला कहाँ मैं आपको याद रखूंगी। मैं आपकी एक ही बेटी कविता भी हूँ। तो आपका बाप बोला कि पागल तू मेरी बड़ी और इकलौती बेटी है तो तेरा दर्जा है उस दर्जे का कोई भी नहीं पहुँच सकता। उसने ऐसे ही कई दिलासे कविता को दिए थे जो ही सिवाय पानी के बुलबुले और कुछ भी नहीं थे। आखिरी शादी का दिन आ ही गया। कविता का बाप बड़ा ही खुश था। वो गया और अपनी दूसरी पत्नी को विदा करके घर ले आया। शाम का समय था जब कविता का बाप अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर में दाखिल हुआ। कविता ने देखा तो एक पल को वो देखती रह गई क्योंकि दूसरी माँ बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके चेहरे में तो नजर हटाए नहीं हटती थी। उसके पापा तो अपनी दूसरी पत्नी पर सदकेबाजी जा रहा था जबकि वह कविता एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। सांवली और ठीक ठाक भी सी शक्ल सूरत की औरत थी। कविता भी अपनी माँ पर ही गई थी। सांवली और ठीक ठाक शक्ल, उसके कशिश नाम की जरा भी कोई चीज ना थी। सौतेले माँ ने घर में कदम रखा तो एक नज़र कविता पर डाली और फिर उसके बाप के हाथ से हाथ डालकर कमरे की तरफ चली गई। कविता सर झुकाए वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। अगले ही दिन में घर का नक्शा ही बदल चुका था। उसके पापा तो सिर्फ अपनी दूसरी पत्नी को ही होकर रह गए थे। शायद इतनी सुंदर पत्नी पाकर वो अपनी बेटी तक को भूल चुके थे। पहले तो वो जरा नरमी से बात कर लिया करते थे, अब वो भी अपने गवारा ना करता था। कविता अगर कुछ कह देती तो झिझक
दिया करता। शुरू शुरू में तो घर में सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ ने ही संभाली थी। वो घर के काम करके सारी जिम्मेदारियां उठाकर अपने पति का दिल जीतने लगी। कहीं कविता को स्कूल जाती, स्कूल के बाद घर आकर फिर शाम को कामों में अपनी सौतेली माँ का हाथ बटा दिया करती थी। एक दिन सौतेली माँ की तबीयत खराब हुई। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो खबर मिली कि वो प्रेग्नेंट है। उस दिन कविता का बाप बड़ा ही खुश था, मगर साथ ही पूरे घर की जिम्मेदारियां कविता पर आ गई। कविता का बाप उससे कहने लगा कि बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, इसलिए अब घर के सारे काम तुम खुद ही किया करोगी। बेहतर है कि फिलहाल स्कूल जाना बंद कर दो। जब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर जाती रहना। पापा की बात सुनकर कविता ने हाँ में सर हिला दिया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और फिर दोबारा कभी उसने स्कूल का मुंह तक ना देखा। सौतेली माँ के दो अंदाज ही निराले ही हो चुके थे। वो अब कविता का हुक्म चलाने लगी थी। जरा सा काम गलत होता तो उसे झिड़क देती और कहती कि ठीक ठीक काम करा करो, जो मैं कहूँ वही करो, वरना तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तुम तो जानती हो वो मेरे आगे दूसरा शब्द नहीं कहते। कविता अपने बाप से बहुत डरती थी। खामोशी से घर का काम करती रहती। सारा दिन काम करके थकी हारी बिस्तर पर लेटी तो एक जोड़ दर्द में चूर होता, मगर शिकायत करती भी तो किससे? अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रोती ही रहती। कुछ समय बाद सौतेली माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। कविता छोटी की बहन को देखकर बड़ी खुश हुई। जब उसने उठने के लिए उसके पास गई तो सौतेली माँ ने हाथ लगाने से मना कर कहने लगी कि ये बच्ची है, तुम इसे गिरा दोगी। यूं ही इसने अपनी बच्ची को हाथ तक नहीं लगाने दिया। कविता का बाप रोजाना कुछ न कुछ अपनी दूसरी बेटी के लिए लाता रहता था, मगर कविता को आज तक कुछ भी लाकर नहीं दिया। कविता हसरत में अपने बाप को देखती रहती, जो अपनी छोटी बेटी से मोहब्बत करता, उसका लाड उठाता। सौतेली माँ ने दो बच्चियों को जन्म कर दिया और दोनों ही उसके बाप की लाडली थी, जबकि कविता ने किसी खाते में ही न आती थी। अगर जिद करके अपने बाप से कुछ मांग लेती तो उसका बाप आगे ही झिड़क दिया करता। एक दिन सौतेली माँ ने नहाने के लिए गई और छोटी बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। कविता उस समय किचन में खाना बना रही थी। जब अचानक उसे रोने की आवाज़ आई। उससे छोटी बहन बहुत रो रही थी। कविता खाना वहीं छोड़कर भागकर कमरे में आई तो सामने सौतेली बड़ी बहन ने उसे छोटी बहन को बिस्तर से गिरा दिया और अब उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य कविता ने देखा तो दौड़कर अंदर आ गया और छोटी बहन को उठा लिया। फिर बड़ी बहन को डांटने लगी, और तुमने इसे क्यों गिराया? इसे चोट लग गई सकती थी। डांट खाकर वो रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर बाथरूम से फौरन सौतेली माँ निकली और कहने लगी, क्या हुआ मेरे बच्चों को, क्यों रुला रही हो? तो बड़ी बेटी फौरन रोते हुए कहने लगी, माँ देखो ना, कविता दीदी ने हमें मारा है। माँ कमरे में आई और छोटी गुड़िया को फर्श से गिरा दिया और जब उसे उठाने लगी तो मुझे थप्पड़ मार दिया। इतना सुनता ही सौतेली माँ आग बबूला हो गई और उसने झन्नाटेदार थप्पड़ कविता के मुंह पे मारा और फिर बाल से पकड़कर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चियों पर हाथ उठाने की? डाय मनहूस कहीं की, तुम जैसी कलमुही को तो मुझे कब का घर से दफा कर देना चाहिए था। ये तो मेरी ही अच्छाई है जो अभी तक तुम्हें इस घर में रखा हुआ है, और अब तुम मेरी ही बच्चियों को हाथ उठाओगी? कविता सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। सौतेली माँ ने उसे मारकर कमरे से निकाल दिया। जब रात को उसके पापा घर आए तो सौतेली माँ ने उन्हें भी खूब बढ़ा चढ़ाकर शिकायत लगाई, तो वो भी कविता पर भड़क उठे। उस पर हाथ तक उठाने से परहेज ना किया और बोले, अगर तुम मेरी बच्चियों के साथ ये सुलूक किया तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। कविता बेकसूर सबकी डांट सह रही थी। कविता को तो यकीन हो चुका था कि अब उसका बाप उसका नहीं रहा। वह सौतेली माँ ने जब देखा कि उसका पति अब पूरी तरह उसके काबू में आ चुका है तो उसने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया। जानबूझकर सब जब उसका पति घर आता तो झूठे इल्जाम लगाकर कविता को डांट पड़वाती रहती और फिर एक दिन कहने लगी, क्यों ना हम कविता की शादी कर दें, कम से कम इससे हमारी जान तो छूटेगी। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। कविता के बाप ने भी फौरन हाँ, जो तुम्हें सही लगे वो करो, तुम्हें तो इन मामलात से ज़्यादा खबर नहीं। अगले ही दिन में सौतेली माँ ने कविता के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, मगर जो भी कविता को देखने तो फौरन इनकार कर देता, क्योंकि कविता बहुत ही ज़्यादा सांवली रंगत की थी। उसमें कुछ भी खास ना था। हालांकि वो हर चीज़ में अच्छी लड़की थी, मगर लोगों को तो सिर्फ चेहरे से मतलब होता है। कई रिश्ते यूं ही टूटने लगे। वक्त गुजरता गया और उसकी दूसरी बहन भी जवान हो गई। वह दोनों ही अपनी माँ की तरह बड़ी ही हसीन और सुंदर थी, जबकि उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बुरा था। उन्हें किसी से बात करने की तमीज़ न थी।
मगर उसके बावजूद लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो सुंदर थी। कविता की उम्र भी वक्त के साथ बढ़ चुकी थी, मगर अभी तक उसका रिश्ता तय नहीं हुआ था। वो बात बात पर जिल्लत सुनकर अब पत्थर दिल हो चुकी थी। उसकी माँ हर बार उसे कलमुही, काली और न जाने कौन कौन से नामों से बुलाकर जलील किया करती थी। कविता एक दिन इस कदर दुख चुका था कि उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, मगर फिर उसने वो कुछ सोचकर सब्र कर जाती कि ये जिंदगी तो उसकी हराम हो चुकी है। अगर आत्महत्या करेंगे तो मरेंगे, तो उसकी रूह को भी चैन नहीं मिलेगा। तलीमा हर हाल में कविता से जान छुड़वाना चाहती थी। कहने लगी, जब तक ये कविता का नाम का काला धब्बा हमारी ज़िंदगी से मौजूद है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। अगले ही दिन से ही नए रिश्ते के लिए रिश्ते वाली बुआ से कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ, तो मेरी बड़ी बेटी की तस्वीर दिखाओ। जैसे ही उसने अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर लड़कों वालों को दिखाई तो उसने फौरन शादी के लिए हामी भर ली। खबर जब कविता की सौतेली माँ को मिली तो वह बड़ी ही खुशी हुई। मंगनी तक और सारी रस्में रिवाज सब कुछ कविता की सौतेली बहन के लिए निभाए जा रहे गए, मगर शादी का समय जब आया तो सौतेली माँ ने दुल्हन बनकर कविता को बिठा दिया। कविता बहुत ही डरी रही, अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, आप ऐसा मत करो, कर रही हैं, लेकिन जब ससुराल वाले प्रिया की जगह मुझे देखेंगे तो न जाने मेरे साथ क्या होगा, कहीं वो मुझे उसी समय छोड़ ही ना दे। मगर कविता की सौतेली माँ फौरन बोली कि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम तुम्हें ब्याह देना, इसके बाद तुम जियो या मरो, इससे हमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम जैसे बोझ को सर से उतार कर अपने कंधे हल्का करना चाहते हैं। इतना सुनकर वो जैसे कविता के होठ ही सी चुके थे। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी के सारे फैसले उसके लिए सौतेली माँ को करने हैं, और वो जो जैसा हर जुल्म सितम झेलने के लिए इस दुनिया में आई है। शादी का समय आया तो उसे घूंघट उठाकर बैठा दिया गया। शादी हो चुकी थी और कविता की विदाई होने वाली थी। सभी लोग बार बार कविता का चेहरा देखने की फरमाइश कर रहे थे, मगर सौतेली माँ का कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को सबसे पहला पति ही देखता है, उसके बाद ही अगले दिन बाकी रिश्तेदारों को दुल्हन दिखाई जाती है। इसी रिवाज के तहत कविता की विदाई हो गई और वो दुल्हन बनी अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी। दिल था कि सीना चीर कर बाहर निकलने को तैयार था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि अगर कुछ देर बाद उसका राज खुल गया तो क्या होगा। जिंदगी तो पल भर में बदल कर रह जाएगी। कहीं गुस्से में आकर उसके पति ने उसे तलाक दे दी तो फिर ये सोचकर ही कविता की जान निकल रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उसका पति कमरे में दाखिल हुआ। वो तो सूखे पत्ते की तरह कँपा रही थी, क्योंकि कुछ ही पलों बाद उसका पर्दाफाश होने वाला था। उसका पति चलता वह उसके करीब आ रहा था। हर कदम के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। कविता दिल में प्रार्थनाएं कर रही थी कि कोई बड़ा मसला ना बने, वरना क्या होगा, वो तो जीते जी मर जाएगी। उसने जब घूंघट से ही नज़र उठाकर देखा तो पति के कदमों की तरफ देखकर उसे यूं ही महसूस हुआ कि जैसे वह लड़खड़ा कर चल रहा है। लड़खड़ा कर चलते हुए बिस्तर तक आया था। अगले ही पल कविता के दिल में घंटियां सी बजने लगी। उसके दिमाग में कई ख्याल आया। जिस तरह वो लड़खड़ा कर गिरता पड़ता हुआ बिस्तर तक आया था, उसे लग रहा था जैसे कोई नशे में भूत इंसान चलता हुआ आता है। कहीं उसके सौतेली माँ ने उसकी शादी किसी बुरे इंसान से तो नहीं करवा दी। ये सोचकर ही उसकी हालत खराब होने लगी। अगले ही पल उसका पति उसके सामने आकर बैठ गया। वो बिस्तर पर यूं हाथ रखते हुए बैठा था जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। कविता सर झुकाए बैठी थी। पति के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत उसमें न थी। उसके पति आगे बढ़ा और कहने लगा, देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी हमारी जिंदगी झूठ शुरू हो। कविता ने नजर उठाकर घूंघट से ही अपने पति की तरफ देखा। उसका पति को कोई बहुत ज्यादा हसीन नहीं था, बल्कि मामूली सी शक्ल सूरत का था, जो उसके सामने आंखों का चश्मा लगाए बैठा था। कविता ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, जी आप क्या कहना चाहते हैं। अगले ही पल उसके पति ने अपने हाथ कविता के हाथ में तरफ बढ़ाए और फिर उसको घूंघट को पकड़ा और फिर कपकपाते हुए हाथों से उसका घूंघट उतार दिया। कविता तो आंखें बंद किए बैठी थी। उसे लगा कि बस यहीं पर उसकी सांसें अब रुक जाएगी, उसके बाद तो वो जी ही नहीं सकेगी। मगर उसने जब देखा कि बहुत वक्त हो चुका है मगर अभी तक पति की तरफ कोई भी जवाब न आया तो उसने दिल डूबने लगा। उसका शायद पति इतनी बदसूरत लड़की देखकर शौक हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। वह कुछ कहती कि उसने पहले उसका पति बोला कि आप यकीनन बहुत ही सुंदर होंगी। मैंने आपको मन में आँख से देख लिया है। आप बहुत ही समोहिया वाली और अच्छी लड़की है। आपके बोलने का अंदाज नहीं आपके चरित्र की गवाही दे रहा है। मैं इंसान के शब्दों से ही उसकी शक्ल
उसके इंसान की परख लेता हूँ। कविता ने नज़र उठाकर अपने पति को देखा। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर उसका पति कहने लगा कि देखो, ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र का मसला है। जैसे ही अंधेरे होने लगे मेरी नज़र खत्म हो जाती है। मुझे रात के अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ दिन की रोशनी में ही देख सकता हूँ। मैंने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, मगर अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। यकीन मानो, मैंने तुम्हें तस्वीर में भी नहीं देखा। बस अपने माँ बाप पर यकीन किया और उनसे कहा था कि आप मेरी ज़िंदगी मेरे जैसी ही किसी लड़की शामिल किया जाएगा, जो मेरी इस कमी के साथ मुझे कबूल करे। जैसे जैसे कविता का पति बोल रहा था, कविता हैरत में अपने पति को देख रही थी। उसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे। उसके पति को रात को नजर ही चली जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसका पति उसके सामने खुद को कम समझ रहा था और ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो कविता का दिल जीतना चाहता हो। मगर कविता ने अगले ही पल अपना हाथ बढ़ाकर अपने पति के हाथ पर रखा और कहने लगी कि आप फिक्र न करें, मुझे आपकी इस बीमारी की कोई मसला नहीं है। ये भगवान की तरफ से इसका इलाज मुमकिन है और हो भी जाएगा। मगर अगर आप ना भी हुआ तो मैं ज़िंदगी के हर कदम में आपके साथ खड़ी रहूंगी। कविता के शब्द और मीठे बोल सुनकर तो जैसे उसका पति खिल उठा और वो कविता के बारे में पूछने लगा। मगर कविता चुप रही। कहने लगी, मैं आपको अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। सुबह जब आप अपनी आंखों से मुझे देखेंगे तभी मैं आपको अपनी असलियत का बता दूंगी। ये सारी रात वह दिल का बोझ हल्का करते रहे। कविता का पति उसे अपना मान हल्का करता रहा और कहने लगा, उसके घर वाले उसे बहुत जलील किया करते हैं, ताने दिया करते हैं, उसके बारे में दूसरे से बुरा भला कहा करते हैं। हालांकि मेरे सगे भाइयों ने ही मेरे साथ ये किया है, मुझे हमेशा बुरा समझा और मेरा मजाक उड़ाया। वो मुझे बाहर कहीं नहीं लेकर जाते हैं कि रात के वक्त अगर तुम अंधे हो गए तो हम कहाँ तुम्हारी लाठी बड़े फिरते रहेंगे। वो दोनों कई घंटों तक बैठे बातें कर रहे थे। जब सुबह हुई तो कविता पति के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पति ने जब कविता को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और कहने लगा कि तुम तो अपने चरित्र की तरह ही सुंदर हो। उस पल कविता ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ अपने पति को बता दिया और ये भी बता दिया कि उसकी शादी किन हालात में हुई थी। ये सुनकर उनके पति ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि हम वक्त, हालात और घर वालों को बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी किस्मत है। ये तुम्हारा और मेरा नसीब भी है जो आज हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तुम्हें तो कोई भी कमी नहीं है। तुम तो हर कमी से आज़ाद हो। तुम तो मोम का दिल रखती हो और तुम जैसी लड़की को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। कविता तो जैसे हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहकर गर्दन तक जा रहे थे। वो अपने पति के गले लगकर सिसक सिसक के रोने लगी। बरसों बाद उसे कोई अपना मिला था। उसने अपनी माँ के बाद वो पहली बार किसी से मोहब्बत पाकर यूं ही रोई थी। जब वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो कविता के साथ और नंदे उछल पड़ी। कहने लगी, ये कौन है? इस लड़की को तो हमने कभी नहीं देखा। तभी कविता का पति फौरन बोला उठा, क्या माँ, दरअसल मुझे प्रिया नहीं बल्कि कविता से मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खुद ही अपनी सास को कह दिया था कि मुझे आपकी मंझली बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी से शादी करना है। सास ने जब ये सुना तो उनके माथे पर बल पड़ गया। कहने लगी कि मैं तो तेरे लिए सुंदर पत्नी लाना चाहती थी, मगर तू अपने जैसे ही पसंद करके लाया है। खैर, मुझे क्या, तेरी जिंदगी तू जैसा भी गुजारेगा। माँ को भी अपने इस बेटे की कोई खास लगाव ना था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक सुकून से गुजारने लगे। वहीं सौतेली माँ और उसकी बिटिया जो सुबह ही सुबह इस इंतजार में थी कि कविता की बेइज्जती होकर वापस लौट आएगी। हम भी उसे इधर नहीं रखेंगे। इसका ये सपना ही रह गया। कई साल यूं ही गुजर गए। कविता बाल बच्चों वाली हो गई और अपने पति के साथ बहुत खुश थी, मगर उसकी दोनों बहनों की आज तक शादी नहीं हो सकी थी। एक बार जब दोनों बहनों की शादी की गई तो 1 महीने बाद ही तलाक लेकर घर वापस लौट गई, क्योंकि वो तेज तर्रार और चालाक मिजाज लड़कियां अपना घर बसा ही नहीं पाई थी।